नमस्कार मित्रों, थ्रू लिटरेरी लेंस में आपका मैं राजेश आसुदानी रकीब नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर विनोद आसुदानी पुनः एक बार उपस्थित है स्वागत नए करते हैं आपका अंक के साथ। और एक ये नया अंक, एक हिंदी कहानी। विनोद जी जी बिल्कुल, हिंदी कहानी, और ये कहानी बहुत ही रोचक भी है, कलात्मक भी है और कहीं न कहीं हमें सोचने पर मजबूर भी करती है। और वैसे मैं कहूँ, हिंदी कहानी की जो विधा है वो विश्व में बाकी किसी भी भाषा में जो कहानियाँ हैं, चाहे वो फ्रेंच हो, रशियन हो या अंग्रेजी हो, उनसे आप तुलना कर सकते हैं, समकक्ष आप रख सकते हैं। इतना उसमें भावों का चित्रण हो, मानसिक चित्रण हो, सामाजिक चित्रण हो, आर्थिक चित्रण हो या बौद्धिक चित्रण हो। बिल्कुल, हिंदी कहानी अपनी परिपक्वता पर पहुंच चुकी है और विषयों की विविधता उसके अंतर्गत है। और आज की जो कहानी है जी वो एक ज्वलंत समस्या, जो कि हमारे इस भारतीय उपमहाखंड की एक ज्वलंत समस्या है, कश्मीर का मुद्दा, कश्मीर की समस्या। जी लोग कहते हैं कि राजनीतिक मुद्दा है, कुछ लोग कहते हैं ये सामाजिक मुद्दा है, कुछ लोग कहते हैं आर्थिक मुद्दा है। किंतु इस कहानी के माध्यम से लेखिका इस मुद्दे का मानवीकरण करती है और इस मुद्दे को कलात्मक ढंग से हमारे समक्ष प्रस्तुत करती है। जी मधु कंकरिया जी की ये कहानी है, युद्ध और बुद्ध। बड़ा रोचक शीर्षक है, बिल्कुल। युद्ध या बुद्ध। युद्ध और बुद्ध। युद्ध और बुद्ध, ये बहुत ही एक ऐसे शब्द हैं जो कि बहुत कुछ अपने आप में कहते हैं। युद्ध मानव इतिहास का एक अभिन्न अंग रहा है। जब से मानव ने होश संभाला, मुझे लगता है कि युद्ध ही एक ऐसी बात है जो बिल्कुल कंसिस्टेंटली मानव जाति करती चली आ रही है। और बुद्ध, हम जानते हैं कि बुद्ध प्रतीक है अहिंसा का, बुद्ध प्रतीक है शांति का, बुद्ध प्रतीक है भाईचारे का। तो युद्ध और बुद्ध, ये जो एक कन्फ्लिक्ट जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, जी जो आपस में एक उलझाव है इन दोनों चीजों का, उस कन्फ्लिक्ट के पृष्ठभूमि से ये कहानी निकलती है। और बुद्ध को विनोद जी हम थोड़ा और अच्छे से समझें। आम धारणा यही है कि जो सिद्धार्थ थे, राजकुमार सिद्धार्थ, वो 32 सालों तक बड़ा शेल्टर्ड जीवन जिए। उन्होंने कुछ जीवन नहीं देखा, उनके पिताजी ने, राजा ने देखने नहीं दिया। और जब पहली बार उन्होंने बीमारी, वृद्धावस्था और मृत्यु को देखा तो वो बड़े विचलित हो गए और उन्होंने गृह त्याग कर दिया, राज्य त्याग कर दिया। और फिर उनको जो बोधत्व प्राप्त हुआ और उन्होंने जो उपदेश दिए, पर ये थोड़ा सा अविश्वसनीय चीज़ है। डॉक्टर अंबेडकर कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ ऐसा। उन्होंने जो अपनी बहुत एक अहम किताब लिखी है, बुद्ध एंड हिज धम्म, जी बिल्कुल, उसमें उन्होंने इस भ्रांति को दर्शाया है कि ये हमारी भ्रांति है, ये लोक भ्रांति है कि ऐसा होना असहज है। कोई भी व्यक्ति, और वो राजकुमार व्यक्ति, 32 साल तक ये जाने ही नहीं कि वृद्धावस्था और मृत्यु और बीमारी क्या होती है, ऐसा नहीं हो सकता। बल्कि हुआ ये था उनके हिसाब से, डॉक्टर अंबेडकर के हिसाब से, और उन्होंने बड़ा संशोधनात्मक ग्रंथ लिखा है वो, उनके हिसाब से हुआ ये था कि राजकुमार सिद्धार्थ 32 साल तक राजकाज में थे, राजकुमार थे, वो राजा भी बनने वाले थे। पर उन्हें एक बात बड़ी परेशान करती थी। ये छोटी छोटी बात, छोटे छोटे राज्यों में जो कलह हो रहे हैं, अलग अलग मुद्दों पर जो कन्फ्लिक्ट हो रहा है, जो युद्ध हो रहे हैं, ये उन्हें परेशान करते थे कि ये क्या, इसमें मानव हानि हो रही। जैसे अशोक हुए थे ना बाद में, जी और अशोक बड़े पश्चाताप कर रहे थे, 1 लाख व्यक्ति जब मर गए थे कलिंग के युद्ध में। तो ये बुद्ध ने भी उस समय, गौतम ने भी ये जाना कि ये युद्ध ठीक बात नहीं है, और हम क्या करें कि ये कन्फ्लिक्ट ना हो, अंतर कलह ना हो, आपस में लड़ाई झगड़ा ना हो। यही जानने के लिए, समझने के लिए वो त्याग करके जंगलों की ओर चले गए। और फिर जो उन्हें बोधत्व प्राप्त हुआ, उसके हिसाब से उन्होंने जो उपदेश दिए, मध्यम मार्ग का हो, शांति का हो, अहिंसा का हो, अष्टांग मार्ग का हो, ये सभी का उद्देश्य यही था कि कलह, कन्फ्लिक्ट ना होने पाए। जी बिल्कुल। तो युद्ध और बुद्ध, यह कहानी भी उसी कन्फ्लिक्ट को आज के परिप्रेक्ष्य में, यानी आज के प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में जी प्रेजेंट करती है। तो कहानी की पृष्ठभूमि, तो जैसे मैंने कहा, कश्मीर की कश्मीर है, का पर है। ये किसी भी कलह पर, किसी भी जो 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 जी बिल्कुल, रिकरिंग कन्फ्लिक्ट है, उस पर लागू जो होती है। चला आ रहा युद्ध है बरसों से या दिनों महीनों से, या फिर वो, चाहे वो सिविल वॉर हो, गृह युद्ध हो, चाहे बाहरी युद्ध हो, आपस में जो इंसानों का लड़ मरना है, वो कहीं ना कहीं लेखिका को झकझोर गया है। जी और वो चाहती है कि इसको हम सोचें, समझें
और हम जो ग्लोरीफाई करते हैं विनोद जी आर्मी जी, आर्मी को या एज युद्ध को, एज वार कैरियर को। कि हम सैनिक बनना चाहते हैं तो बहुत बड़ी देश की हम सेवा कर रहे हैं और हम, लेकिन लेखिका जैसे जैसे आपने कहा कहानी शुरू होती है मेजर जो विशाल विशाल राणा राणा जी हैं, हैं। वो अपने जीवन को याद करते हैं कि मुझे तारीखों में जीवन याद आता है, मैं एक तारीखों का पुलिंदा बन के रह गया हूँ। और कहते हैं कि उस समय मैं एक फौजी नहीं था, हाँ। फौजी के अतिरिक्त भी कुछ था। था। मेरे भी कुछ सपने थे, मेरा भी कुछ उत्साह था, जीवन के प्रति लगाव था। लेकिन इस फौजी के जीवन में रहते-रहते वो सब कुछ समाप्त हो गया। मेरी और वो आत्मा कैसे समाप्त हो समाप्त हो गई। गया? वो कैसे समाप्त हो गया? सारी कहानी उसी का वर्णन उसी करती है। का है कि फौजी को आदेश पालन करना होता है, ऑर्डर्स। वो अपने मन से, मर्जी से कुछ नहीं कर सकता। वो अपनी अंतर आत्मा की आवाज तक नहीं सुन सकता। यहाँ तक लेखिका ने लिखा है कि सुअर और बकरियों की तरह स्वच्छंदता नहीं है हमको। तो ये फौजियों विशाल को। जब 18 साल के होते हैं जी। तो मिलिट्री के लाइफ को देख करके चकाचौंध हो जाते हैं। उन्हें बहुत अट्रैक्शन होता है कि वो मिलिट्री में जाएं। उनके कोई जीजा मिलिट्री में है, कर्नल है, उनको देखकर बहुत आकर्षण लगता है और वो खींचे चले जाते हैं। अंततः उन्हें मिलिट्री में जॉब मिल जाता है और कश्मीर में पोस्टिंग हो जाती है। और वहां से उसके भीतर की जो संवेदना है, विशाल के भीतर की संवेदना, वो धीरे धीरे करके बाहर आती है। क्योंकि इसका जॉब क्या है कि मिलिटेंसी को समाप्त किया जाए, जो कि आर्मी करती है, मिलिटेंसी को समाप्त करती है। तो कहानी की जो कन्फ्लिक्ट है वो मिलिट्री और मिलिटेंसी के बीच में है। मिलिट्री वाले शांति प्रस्थापित करना चाहते हैं, देशभक्त, देश की सेवा करना चाहते हैं, समाज को सुरक्षा प्रदान करना चाहते हैं। और वहाँ जो आतंकवादी हैं, जो मिलिटेंट्स हैं, उनकी भी एक अपनी आइडियोलॉजी है और उस आइडियोलॉजी को लेकर के वो किसी प्रदेश को स्वतंत्र करना चाहते हैं, अलग रहना चाहते हैं, अपना राज्य प्रस्थापित करना चाहते हैं, जो भी हो। लेकिन इनके बीच की कन्फ्लिक्ट है और इस कन्फ्लिक्ट में मिलिटेंट्स भी शहीद होते हैं, मिलिटेंट्स भी मारे जाते हैं और आर्मी वाले भी शहीद होते चले जाते हैं। यानी लोग दोनों तरफ से मरते हैं। तो लेखिका बताती है कि ये मानव की कैसी त्रासदी है, मानव जीवन कैसे दुखमय हो जाता है, चाहे कॉज, चाहे उसका कारण कुछ भी हो। कारण आइडियोलॉजी जो भी हो, उसके पीछे उद्देश्य जो भी हो, पर लोगों का आपस में लड़ मरना जो है, चाहे वो आतंकवादी मरे, चाहे कोई सामान्य इंसान मरे, चाहे मिलिट्री वाला मरे, लेकिन ये शारीरिक ह्रास, शारीरिक हानि ही नहीं बल्कि मानसिक, बौद्धिक भी हानि हो रही है। क्योंकि ये चाहे वो आतंकवादी हो, चाहे वो सैनिक हो, एक रोबो की शक्ल में बस काम करता है। ऑर्डर्स आर एवरीथिंग। और लेखिका बताती है कि किस प्रकार से ये जो मिलिटेंट्स हैं वो फौजियों के शव को ले जाते हैं और किस प्रकार से बर्बरता के साथ उसको बिल्कुल। क्षत विक्षित कर देते हैं, टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। कोई भी इंसान यदि उस शव को देख ले, मिलिट्री वाले को, जिस प्रकार से आतंकवादी उसका हशर करते हैं, तो नफरत से भर जाए। ये भी एक सच्चाई है कि आतंकवादी बहुत कट्टर हैं, क्रूर, बर्बरता से और समाज को नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जब मिलिट्री वाले शांति प्रस्तापित करते हैं तो वो आतंकवादी तो उनके निशाने पर रहते हैं। तकलीफ तब चालू होती है कि जब आतंकवादियों के परिवारों को परेशान किया जाता है। कोलेटरल डैमेज किया अब आतंकवादी का पता ठिकाना कैसे मिले, तो उसके परिवार को अमानवीय यातनाएं दी जाती हैं, मानसिक दबाव बनाया जाता है। तो ये बड़ी ये लगता है उस मेजर को कि ये मैं कहीं ना कहीं अपने आप को मार रहा हूँ, मैं सिर्फ आदेशों पर काम करके ऐसी चीजें कर रहा हूँ जो ठीक नहीं है। उसको जो जिम्मेदारी दी गई है कि जमील नाम का एक आतंकवादी है, उसे मारना है, उसे पकड़ना है। अब उसका पता ठिकाना कौन बता सकता है? नेचुरली उसके परिवार वाले बता सकते हैं। वो पिताजी माताजी को परेशान करता है, उनके 2 भाइयों को परेशान करता है, उसकी बहन रूबीना को परेशान करता है। और वो अपने मन से परेशान नहीं करता, वो एक आदेश का पालन कर रहा है, वो एक सिस्टम का हिस्सा है। उसको जैसा ऑर्डर ऊपर से आता है उसको वो कैरी आउट करना पड़ता है, बिकॉज दैट इज हिज प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और आखिरी में जब ये कहानी आगे बढ़ती है तो उसकी माँ इतने परेशान, खस्ताहाल हो जाता है वो परिवार। और वो जमील भी एक इंगित किया गया है कि कहीं पैसों के लिए गया है, उसकी अपनी आइडियोलॉजी नहीं है कि मैं मिलिटेंट बनूं। लेकिन जैसे हम कोई जॉब ढूंढते हैं, जैसे काम ढूंढते हैं, तो काम ढूंढने के चक्कर में वो आतंकवादियों की गिरफ्त में आके उनका काम करने लगा है, घर पैसे भेजता है। तो फिर इस तरह से मतलब ये भी है कि वो भी एक मजबूर हालात में है, क्योंकि वहां पैसा, धनोपार्जन का शायद और कोई साधन न बचा हो। राजीव जी, यहाँ बहुत ही एक महत्वपूर्ण बात मुझे इंगित करनी है जी कि जैसे विशाल मजबूरी की वजह से ऑर्डर का पालन कर क्योंकि उन्होंने फौज ज्वाइन कर लिया है 18 वर्ष 20 वर्ष की आयु में, जब उनको उतनी समझ नहीं थी। और वो याद करते हैं उस मिलिट्री की प्रतिज्ञा को, भारत और संविधान के प्रति मैं जो कमिटेड रहूंगा, निष्ठा रखूंगा, भारत के राष्ट्रपति के प्रति
और जो मुझे आदेश मिलेगा उसका पालन और करता स्वयं रहूं। को मैं अंतिम प्रायोरिटी दूंगा। जी, स्वयं को मैं अंतिम प्राथमिकता दूंगा। और यहाँ बहुत एक महत्वपूर्ण बात कहते हैं कि मेरी आत्मा की आवाज भी तो स्वयं है ना, स्वयं है ना। तो इसलिए मैंने उसको प्रायोरिटी नहीं दी, मुझे यानी जो कहा गया। तो ये मिलिट्री में जो जॉब कर रहा है वो अपना क्या मुझे ठीक लगता है, क्या मुझे गलत लगता है, इसलिए नहीं करता। उसको इसलिए क्या करना पड़ता है वो मजबूरी है। there is not to make reply, there is not to reason why, there is but to do and die। Die। टेनिसन की पंक्तियां जी बिल्कुल। याद और तो उस आती दूसरी हैं। तरफ जो मिलिटेंट है, जो जमील है, वो इसलिए नहीं मिलिट्री के खिलाफ लड़ रहा है कि उसको कोई अपनी आइडियोलॉजी है या उसको उतनी समझ है। वो तो पैसे कमाने पैसे के कमाने चक्कर के में लिए। बस अभी बड़ा हुआ है, ये इज कम ऑफ एज, और वो कमाना है उसको, तो वो और कुछ काम नहीं मिला तो उधर चला गया। ये तो भी एक यहाँ हमें मजबूरी ये है। भी लगता है कि यदि हम आर्थिक और सामाजिक रूप से इन पिछड़े हुए प्रदेशों को, पिछड़े हुए लोगों को अगर मुख्य धारा में ला पाए तो शायद मिलिटेंसी हम कम कर सकते हैं, जैसे सरकारें कर रही है। आजकल सरकार भी कर रहा है कि बिल्कुल ऐसे नौजवानों को जो उनको अगर हम मौके दें, उनको अपॉर्चुनिटीज दें, अवसर दें, उनको नौकरियां दें, काम धंधे के लिए कर्ज दें। और सरकार ये कर रही है, ऐसा नहीं कि नहीं कर रही, कर रही है, हो रहा है, लेकिन उसकी गति थोड़ी कम है या कहीं कहीं हम थोड़ा सा भटक जाते हैं, लेकिन बहुत अच्छा काम अब देखिए कसाब जिसको फांसी हुई बंबई हमले के इसमें, उसने भी एक बात कही थी कि वो 20 साल का लड़का था, उसकी कोई अपनी प्रौढ़ परिपक्व आइडियोलॉजी नहीं थी कि मुझे भारत के खिलाफ लड़ाई करनी है या इसके ऐसा करना है, बल्कि वो मुझे परिवार को पैसे दिए गए, मुझे खरीद लिया गया, ऐसा उसने कहा था। तो बिल्कुल मुझे लगता है कि अब का जो शासन है बहुत अच्छा कर रहा है। हमने 370 को हटा करके कश्मीर को भारत में एक प्रमुख अंग बन गया है ना, एक मेन स्ट्रीम में आ गया, मैं मुख्य धारा में आ गया। वहाँ नौकरियां मिल रही हैं, जमीन खरीदे जा रहे हैं। अलग थलग पड़े होने से फिर वो वही परेशानियां और बढ़ती रहती हैं। तो बिल्कुल, तो हम तो जो सही है उसको सही बोलते हैं, तो हम तो धन्यवाद देंगे कि आज की सरकार को कि बहुत अच्छा काम हो रहा है। क्योंकि कुछ भी हो, किसी भी बात के लिए, आइडियोलॉजी के लिए ही क्यों ना हो, किसी की जान नहीं जानी चाहिए। और फिर जब ये कहानी पर आए तो इनको जब एलिमिनेट कर लेता है जमील को, वो भी बड़ा अच्छे से डिस्क्राइब किया है लेखिका ने, किस तरह से घेराबंदी होती है, नाइट कैमरास लगाए जाते हैं, और फाइनली जब वो टोह लेने बाहर आता है जमील। अच्छा, उससे पहले विनोद जी, उसकी माँ स्वयं बताती है, इतनी खस्ताहाल परिवार हो जाता है वो, शाम को एक दिन उसकी माँ आंखों में आंसू भर के इनको बताती है कि कल मेरा बेटा मुझसे मिलने आ रहा है। इनको भी बड़ा आश्चर्य होता है, भाई ऐसे कैसे, खुद कैसे बता रही है। और वास्तव में फिर घेराबंदी हो जाती है, आता है, 2-3 दिन घेराबंदी चलती है, सबको निकाल के आखिर उसको गोली मार दी जाती है जमील को, और उसकी लाश को भी बड़ी मुस्तैदी से, अच्छे से, प्रिकॉशन से, क्योंकि लाश में भी कभी कभी विस्फोटक छुपे होते हैं जी बिल्कुल, तो वो करके और उसको परिवार को सौंपा दिया जाता है। लेकिन अब मानसिक त्रासदी ये है कि जो मेजर विशाल है वो सुख से सो नहीं पाता। संवेदनशील प्राणी है, संवेदनशील प्राणी है, उसको लगता है मैं भी तो हत्यारा बन गया। अब कश्मीर जन्नत कहाँ रही, अब तो कश्मीर में बारूद की बू आ रही है, हा? किसने बारूद बोया वादी में, जी यही बात हो गई। तो मौसम गुल ने खुदकुशी कर ली, गुलजार कहते हैं, जी जी, मौसम गुल ने खुदकुशी कर ली, किसने बारूद बोया वादी में। तो ये क्यों हुआ, कन्फ्लिक्ट क्यों हुआ, इसके तो बड़े ऐतिहासिक सामाजिक जो भी कारण रहे हों, पर ये जो मानवीय त्रासदी है, ये जो कन्फ्लिक्ट है, तो फिर उसके आखिरी में बड़ा जो कंक्लूजन पर जब ये कहानी पहुंचती है, तब मैं लेखिका को विशेष रूप से बधाई देता हूं कि वो जिस ऊंचाई पर इस कहानी को ले गई है। 1 हफ्ते बाद जब विशाल मिलने जाता है माँ से, और उसकी माँ बड़ी विक्षिप्त सी, जमील की माँ से, और वो बड़ी विक्षिप्त सी, अजीब सी हालत में कहती है कि तुम तो अच्छे हो गए, अभी कश्मीर में भी शांति प्रस्थापित हो गई होगी, मेरा बेटा बहुत बड़ा खतरा था, शायद शांति के आप ही ने कहा था, तो ठीक है। और उसके बाद फिर जब वो कांच की बरनी में जाके वो चॉकलेट छूती है, गिनती है, तब ये पूछता है उससे कि आप क्या गिन रही हैं माँ जी, तो बोले मैं छू रही हूँ, ये चॉकलेट हैं, छोटे छोटे चॉकलेट जो होते हैं। तो इनको बड़ा आश्चर्य होता है कि मौत के घर में चॉकलेट कहाँ से आए। कहती है नहीं, ये जमील ने छुए थे इसलिए मैं छू रही हूँ, आपको खबर देने के बाद मैं बाजार से जाके उधार लाई वो चॉकलेट। देखिए ये हालत है उनकी, ये गरीबी है कि चॉकलेट खरीदने तक के पैसे उनके पास नहीं है, और उधार चॉकलेट लाई 10, 2 उसने खाए, उसी ने खाए मुझे पता है, क्योंकि उसके भाई बहनों ने नहीं खाए, क्योंकि उनको मालूम था ना कि भाईजान तो मारे जाने वाले हैं। तो ये देखिए माँ की जो त्रासदी है, उसको पता है कि उसका बेटा, तो यही सोचते हैं मेजर विशाल कि ये माँ मुझसे ये कह रही होंगी कि मेरा बेटा तो मुझसे मिलने आया था, मेरी गोद में बैठे बेटे को आपने मारा कैसे। तो ये जो एक बात है कि मानवीय त्रासदी है, किसी माँ का बेटा अगर उसके आंखों के सामने मार दिया जाए या मर जाए,
और वो भी पता हो कि अब तो घेराबंदी हो चुकी, मरने ही वाला है। तो बिल्कुल। और अगर बात यूं हो कि भाई 150, 100, 200, 1000, 2000 मौतों के बाद यदि शांति प्रस्तापित होने वाली हो, तब भी कोई बात तब है। भी कोई बात है। लेकिन ये जो कन्फ्लिक्ट है, इट इज अ परसिस्टेंट कन्फ्लिक्ट बिटवीन मिलिट्री एंड मिलिटेंसी। और अंतिम पंक्ति जब वो निकलता है मेजर विशाल उनकी माँ से मिलके जमील की, तो पत्ते हवा में झड़ रहे हैं, चिड़ियों की तरह नीचे गिर रहे हैं। मुझे डर लगा कि शायद सारी चिड़ियाँ मर न जाएं, कुछ ना कुछ अवश्य करना होगा। अभी क्या करना होगा, ये बड़ी ओपन एंडेड कहानी यहाँ बिल्कुल, यानी समाप्त होती है। राजनीतिक समस्या पर इतनी सुंदर कलात्मक और साहित्यिक कहानी लिखने के लिए हम लेखिका को धन्यवाद देते हैं। बहुत बार होता क्या है कि जब आप राजनीतिक जी विषय पर कहानी लिखते हैं तो वो एक प्रोपागेंडा हो जाती है। जी। वो आप किसी विशिष्ट आइडियोलॉजी को न चाहते हुए भी समर्थन करते हैं या उसका विरोध करते हैं। किंतु इस कहानी में दोनों पक्षों को बहुत सटीकता के साथ, बहुत ही सच्चाई के साथ और बहुत ही फ्रैंकली लेखिका हमारे समक्ष रखती है कि मिलिट्री वालों की क्या मजबूरी है, फौजियों की क्या मजबूरी है जब वो देश की सेवा करते हैं, और किस प्रकार से गरीब लोगों को बहका करके, गरीब नौजवानों को अपने बहलावे में ले करके उसको मिलिटेंट्स बनाया जा रहा है किसी विशिष्ट वर्ग के स्वार्थ के लिए। तो ये बड़ी पेचीदा समस्या और है। अगर कोई बहुत बड़ा आइडियोलॉजिकल है विनोद जी, तो इसका उसका समाधान हिंसा नहीं है। हिंसा फिर तो कभी इसका समाधान हो ही नहीं समाधान सकता। कहीं और ढूंढना होगा। सेल्फ डिटर्मिनेशन का राइट है, यूनाइटेड नेशंस ने भी माना है कि कम्युनिटीज हैव द राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, लेकिन हम उसमें अभी नहीं जाएंगे। लेकिन अगर ऐसा है तो फिर उसका समाधान ये हिंसा और मारामारी तो नहीं है। कम से कम एक आर्थिक समाधान तो हो सकता है जी। कि वहाँ पर हम आर्थिक समृद्धि की बात करें। जो भटके हुए नौजवान हैं उनको रोजगार मिले, रोटी मिले, शिक्षा मिले, तो शायद मिलिटेंसी कुछ हद तक कम हो सकती है। और बाकी आपस में बैठ करके बातचीत करें, क्योंकि हम डेमोक्रेटिक सोसाइटी है, डेमोक्रेटिक नेशन है, सभी को हम लोग बातचीत की मेज पर ले आए। देखिए, और उदाहरण है विनोद जी मिलिटेंसी समाप्त होने के, पंजाब जीता जागता उदाहरण बिल्कुल, है। मिलिटेंसी समाप्त हो गई। एक जमाना था कि पंजाब के नाम से कांपते थे लोग। बिल्कुल, तो मिलिटेंसी समाप्त होगी, ऐसा इस विश्वास के साथ आज की कहानी की ये चर्चा हम समाप्ति की ओर ले जाते हैं। आप भी अपने विचारों से हमें अवगत कराएं कि शांति की राह, क्योंकि युद्ध और बुद्ध, तो हमको युद्ध का रास्ता छोड़ करके बुद्धत्व के रास्ते पर चलना होगा। और कमांडेंट जो कहता है एक बार इसको सलाह देते हुए, इसको विशाल, मेजर विशाल को, कि युद्ध और बुद्ध एक साथ नहीं चल सकते। बिल्कुल, एक साथ चलने भी नहीं चाहिए, कि युद्ध को चलने की आवश्यकता ही नहीं है। अब तो बुद्ध चलेगा और ये बुद्ध की भूमि है, तो निश्चित रूप से खुदाए महशर तेरी जमी पर, जमी की खातिर ये जंग क्यों है, वाह। साहिर लुधियानवी साहब ने कहा है। तो साहब, ये लेखक, ये कवि, ये शायर तो शांति की बात करते हैं, प्रेम की बात करते हैं। बस इनकी बातें समझने की आवश्यकता है, इनकी बातों को अमली जामा पहनाने की आवश्यकता है। तो हम कम से कम अपने शब्दों के माध्यम से तो उनका संपूर्ण जो विश्व फर्ज को, है वो अहले सियासत जाने, जी जी, उनका जो फर्ज है वो वो अहले सियासत जाने। मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। तो बस थ्रू लिटरेरी लेंस के इस चैनल के माध्यम से भी हम मोहब्बत का, प्रेम का पैगाम संपूर्ण विश्व को देना चाहते हैं। और प्रेम, भाईचारा सभी जगह रहे, आप सभी सुख से रहें, हमारी सबकी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं। नमस्कार, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।